गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने आपको विशेषण चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने ये सारे चैप्टर स्मूथली अच्छे से पढ़ लिया होगा और चैप्टर समझ में आ गए। ठीक है ना बेटा? तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिया। चैप्टर का नाम है बेटा क्रिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रिया का मतलब क्या है, क्रिया का मतलब क्या है, क्रिया कहते किसे हैं, होती क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर के माध्यम से ये सब चीज़ें जानेंगे। ठीक है, जैसा कि लिखा है यहाँ पे क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। वह दौड़ रहा है, सीमा पढ़ रही है, वह जा रहा है, ये सब क्या बताता है? चलो हम बाजार चलें, ये क्या है? ये सब किसी काम का पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है बेटा? कि यहाँ कोई कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्रिया का सिंपल सा अर्थ होता है, क्रिया का मतलब होता है काम। क्या मतलब होता है बेटा? काम। क्रिया का मतलब है कार्य या काम। ठीक है, इसकी सिंपल सी डिफिनेशन जो होती है, पहले हम डिफिनेशन नहीं बताते, पहले बताते हैं। रात में दीपक जला, रात में दीपक जला। पुलिस ने चोरों को पकड़ा। मदन पढ़ रहा है। ये सारे, रात में दीपक जला, पुलिस ने चोरों को पकड़ा, मदन पढ़ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है बेटा? इससे ये पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही पता चल रहा है ना बेटा? अब इसकी सिंपल से डिफिनेशन बता देते हैं, परिभाषा लिखते हैं इसकी कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कैसे? ठीक है बेटा, उसे क्या कहते हैं हम? उसे क्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ये क्रिया की डिफिनेशन होती है, जैसे जिस शब्द से, जो भी वर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। वह दौड़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है ना बेटा कि वह कार्य हो रहा है। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि क्रिया की विशेषताएं क्या होती हैं, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि क्रिया की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है बेटा, हमने आपको क्रिया की डिफिनेशन अभी समझा दी। जैसा कि आप सभी को हमने डिफिनेशन समझाया था, क्या डिफाइन किया था बेटा हमने? कि जो शब्द किसी कार्य के होने या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं, स्थिति का
बोध कराते हैं। बोध का मतलब बताते हैं, बोध कराते हैं, वे क्रिया कहलाते हैं। मैंने यही आपको समझाया ना बेटा, क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। ठीक है बेटा, मैंने जैसा कि अभी आपको समझाया, वह पढ़ रहा है, या इसको हम लिख सकते हैं मदन पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? क्रिया बताई जा रही है कि कोई काम हो रहा है। ठीक है बेटा, चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको बताया कि जब हम जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाते हैं। क्रिया की सबसे बड़ी बात ये होती है कि बिना क्रिया के कोई भी वाक्य कंप्लीट होता ही नहीं है। बिना क्रिया के कोई भी कार्य कोई भी शब्द कंप्लीट, कोई भी वाक्य, शब्द नहीं बेटा, वाक्य पूरा नहीं होता। क्रिया एक विकारी शब्द है। ठीक है, इसमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। किसके अनुसार? लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार परिवर्तित होती रहती है क्रिया। ठीक है, क्रिया का मतलब होता है कि जो कर्ता, किसके द्वारा? कर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे कार्य किसके द्वारा हो रहा है? ये कौन है? मदन क्या है? कर्ता है। कर्ता मतलब कार्य को करने वाला, इसके द्वारा क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ने की। पढ़ना क्या है? क्रिया बता रहा है ना, क्रिया हो रही है, पढ़ रहा है, क्रिया कर रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि क्रिया से तात्पर्य मत होता है कि कर्ता द्वारा किया गया कार्य। किसके द्वारा बेटा? कर्ता द्वारा। यहाँ पे मदन द्वारा कार्य हो रहा है। ठीक है बेटा, मदन पढ़ रहा है, क्रिया मैंने बता दिया। तो जैसा कि पढ़, पढ़ शब्द दिख रहा है ना बेटा, ऐसे ही पढ़, चल, जा, खा, गा, सो, ये सब ये हो गया। इन सब के साथ हम और भी शब्द ले लेते हैं, जैसे टहल, दौड़, लिख, कूद, खेल, मार। ये सब जो शब्द दिख रहे हैं ना बेटा, ये जो शब्द हैं इस तरह से नजर आते हैं। ये जो शब्द हैं ऐसे नजर आते हैं। इन्हें क्रिया का धातु रूप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? इन्हें क्रिया का धातु रूप कहा जाता है। इन धातु रूपों में ना बेटा, जब हम ना प्रत्यय लगा देते हैं, ये सब धातु रूप है क्रिया की, ये सब क्या है बेटा? धातु रूप है। इसमें हम जब क्या लगा देते हैं? ना नामक प्रत्यय, ना प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है बेटा कि जो शब्द क्या करते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं। किसके अंत में? मूल शब्द के अंत में लगते हैं। ये मूल शब्द हो गया ना बेटा, मूल शब्द के अंत में लगते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और मूल शब्द के पहले जो लगते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, आप हम एक बार थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जैसे पढ़ में हमने ना लगाया तो ये क्या हुआ? प्रत्यय। लेकिन इसी पढ़ में अगर हम लगा देते हैं अन, तो क्या होता है? अनपढ़। अन उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? उपसर्ग। और ना क्या हो जाएगा? प्रत्यय। ठीक है, अभी बहरहाल इसको थोड़ा सा ही हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हम आपको क्रिया चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना बेटा, तो इसको इस तरह से समझिएगा आप कि किसी चीज़ को समझने के लिए हमने थोड़ा सा ही ना और अन प्रत्यय लगा के मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा ही समझाने की कोशिश की है कि प्रत्यय क्या है और उपसर्ग क्या है। मैंने आपसे बताया ना, ये जो शब्द इस प्रकार से आपको नजर आ रहे हैं, इन्हें क्रिया का धातु रूप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? धातु रूप कहते हैं। ठीक है, ये सब इन धातु रूपों में जब ना प्रत्यय लगाया जाता है तो ये क्रिया का सामान्य रूप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा? क्रिया के सामान्य रूप। मैंने पढ़ में ना लगाया तो पढ़ना, चलना, जाना,
खाना, ये सब हो गया ना। सब में बेटा कॉमन क्या लगा है? ना लगा है। सब में हमने ना लगा के इसमें, इन सब में अगर हम ना प्रत्यय लगा देते तो ये सब क्रिया के सामान्य रूप बताते हैं। क्या बताते हैं? सामान्य रूप बता रहे हैं ना, नॉर्मल। वह खाना खा रहा है, वह तुम्हें वहाँ चलना है, हमें वहाँ जाना चाहिए, पढ़ना, उसे पढ़ना चाहिए। ये क्रिया के सामान्य रूप को दर्शाते हैं। क्रिया के सामान्य रूप को बताते हैं। किसको बताते हैं बेटा? क्रिया के सामान्य रूप को बताते हैं। ठीक है। क्रिया का जब सामान्य रूप बनता है तो उसमें ना प्रत्यय लगाकर ही बनता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि क्रिया का जब सामान्य रूप बनता है तो उसमें हमेशा ना प्रत्यय ही लगता है, वरना सामान्य रूप नहीं बनता। ठीक है ना बेटा? इतनी बातें क्लियर हुई? अब हम पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे दूसरा। हम मान के चलते हैं, पहला हमने इसको मान लिया, तो अगर हम दूसरा पढ़ते हैं तो यहाँ हम पढ़ेंगे क्रिया की विशेषताएं। क्रिया की विशेषताएं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे बेटा कि क्रिया की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ठीक है? ठीक है ना बेटा? इसका हम पहला समझते हैं। पहला कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? ये होता है कि क्रिया के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया ना, मदन पढ़ रहा है, रमेश नृत्य कर रहा है, रमेश नृत्य कर रहा है। ठीक है? ये एक सामान्य शब्द है। अगर हम इसमें देखते हैं कि क्रिया बिना इसके किसी कार्य के ये सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है। कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं तो कुछ एक से अधिक शब्दों की होती है। कुछ क्रिया अकेले ही होती है लेकिन कुछ एक से अधिक शब्दों की होती है। ठीक है ना बेटा? अच्छे से समझने की इसको कोशिश करिएगा। अब हम देखते हैं, पहला तो हमने क्या समझा? पहला हमने समझा कि क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। वाक्य पूरा नहीं हो सकता। क्रिया की विशेषता है कि जब तक, उसकी विशेषता है सबसे पहली विशेषता कि इसके बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। ठीक है? दूसरा कि क्रिया में कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं और कुछ एक से अधिक शब्द की। ठीक है? दूसरा क्या हुआ कि कुछ एक शब्द की होंगी, कुछ एक से अधिक शब्दों की होंगी। ठीक है ना बेटा? इसकी तीसरी विशेषता है कि कुछ क्रियाएं अपने आप घटित होती हैं, स्वयं घटित होती हैं, और कुछ क्रियाएं की जाती हैं। जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। बेटा ध्यान से देखिएगा, वर्षा हो रही है ये एक सामान्य क्रिया है, अपने आप हो रही है, इसमें हम कर नहीं रहे हैं। वर्षा, बारिश खुद हो रही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं कि खेतों में पानी डाला गया, कहाँ पे? खेतों में यहाँ बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो पानी डालने का कार्य किया गया है वह किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है। यहाँ व्यक्ति विशेष के द्वारा ही यह कार्य किया गया है, मतलब यहाँ पे कार्य क्रिया हुई है। ठीक है ना बेटा? तीसरा कंप्लीट हो गया। चौथा, विकारी शब्द होने के कारण, क्योंकि क्रिया, मैंने पहले भी समझाया है कि क्रिया एक विकारी शब्द है। आपको पता होगा विकारी शब्द है, क्रिया एक विकारी शब्द है। ठीक है बेटा? मैंने आपको पहले भी बताया है कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। बताया ना बेटा? जिसमें विकार उत्पन्न होता है वो विकारी, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता वो अविकारी। ठीक है? क्रिया में विकार उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये एक विकारी शब्द है। क्लियर हुआ बेटा? इसका अगला पॉइंट है, हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि यह क्रिया क्या करती है? क्रिया लिंग, वचन, काल,
और पुरुष। पुरुष लिंग, वचन काल और पुरुष के अनुसार हमेशा परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, लिंग क्या होती है, क्रिया क्या होती है, लिंग, वचन काल के और पुरुष के अकॉर्डिंग हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं, आपको हम बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं बेटा। जैसे कि सीता पढ़ रही है, पढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे सीता क्या है बेटा, सीता क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। क्लियर। और पढ़ रही है वर्ड आ रहा है लिंग के अनुसार। अगर हम इसके जगह क्या लिख देते हैं, रमेश पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, रमेश पढ़ रहा है, पहले बात तो लिंग के अनुसार चेंज हो गया ना, ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया बेटा, पुल्लिंग हो गया। ठीक है, रमेश पढ़ रहा है, यहाँ पे लिंग के अनुसार चेंजिंग दिख रही है, पढ़ रही है, पढ़ रहा है, लिंग हो गया ना। किसके अनुसार चेंज हो गई क्रिया, लिंग के अनुसार। ठीक है ना बेटा। अब हम आपको बताते हैं कि बाकियों में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। यदि वाक्य में कह रहा है फोर्थ कि यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाए, किसका प्रयोग, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया हो, तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। फिर से ध्यान से समझने, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। जानवर दौड़ते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें विभक्ति चिन्ह कहीं दिख रही है बेटा, इसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पे विभक्ति चिन्ह कहीं दिख रही है, नहीं ना, तो इसमें क्रिया कहाँ है, क्रिया कर्ता के अनुसार। यहाँ पे कर्ता कौन है, जानवर, कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है, क्रिया यहाँ पे क्या हुई है, कर्ता के अनुसार हुई है। ये विशेषताएं आपको बताई जा रही हैं, क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं है और जानवर क्या हो गया, कर्ता हो गया। कार्य को करने वाला, दौड़ने का काम कौन कर रहा है, जानवर कर रहे हैं। पांचवा है, यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया तो क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार होगी। इसमें कर्ता के अनुसार होगी और दूसरे में किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करिए। रवि ने पत्र लिखा है, यहाँ पे रवि करता है, करता है ना बेटा, यहाँ पे ने विभक्ति लगी हुई है, ये क्या है, ने विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है। रवि ने कौन सा कार्य किया, पत्र लिखने का, कौन सा कार्य किया, पत्र लिखने का कार्य किया। वह लिखा, वो जो कार्य कर रहा है किस पे कर रहा है, रवि जो कर्म कर रहा है वो किस पे कर रहा है, पत्र पे ना। लिखने का कार्य किस पे कर रहा है, पत्र पे। यहाँ पे कह रहा है कि यदि कर्ता के साथ विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो जो क्रिया हो रही है वो कर्म के अनुसार हो रही है। कौन सा कर्म कर रहा है रवि, लिखने का। ठीक है, ठीक है, कर्म किस पे हो रहा है, पत्र पे हो रहा है। रवि जो कार्य कर रहा है वो किस पे कर रहा है, पत्र पे कर रहा है। ठीक है, तो किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार होती है। ठीक है बेटा। 6 है कि क्रियाएं क्या होती है, क्रियाएं वाक्य के अंत में लगाई जाती हैं। कहाँ लगाई जाती है बेटा क्रियाएं, क्रियाएं हमेशा वाक्य के अंत में लगती हैं। ठीक है ना। जैसे हम इसको ऐसे समझ लग सकते हैं कि वह पढ़ रहा है, हमेशा जो होता है वो लास्ट में, अंत में ही लगता है। वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं, किसी वाक्य में एक से अधिक भी क्रिया हो सकती है। जैसे हम लिख सकते हैं, वह उठकर बाहर खेलने चली गई, वह उठकर बाहर खेलने चली गई, वह उठकर। ठीक है, यहाँ एक से अधिक क्रिया भी है। एक वाक्य तो एक ही है, लेकिन एक से अधिक क्रिया यहाँ पर हो रही है। ठीक है ना बेटा, इतना क्लियर हुआ। हम इसको एक बार फिर आपको रिवाइज कराएंगे। अब हम अगला देखते हैं बेटा, क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, क्रिया के कितने
भेद होते हैं। सबसे पहले हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है ना बेटा। जैसा कि हम जानते हैं क्रिया के भेद को अगर हमको जानना है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्रिया के दो आधारों पे भेद किए गए हैं। दो आधारों पे किए गए। पहला आधार कौन सा है? पहला है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, और दूसरा है प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। क्रिया को दो आधारों पर बांटा गया है, पहला कर्म के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं कि पहला कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। पहला हम देखते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया। कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। हम एक बार आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे बेटा कि अकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया क्या होती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि सकर्म, स पे लिखा है ना, कर्म के साथ, कर्म के साथ होने वाली क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। या इसकी डिफिनेशन यूँ समझ सकते हैं कि जिस क्रिया का फल, अभी मैंने आपको यहाँ बताया ना, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है बेटा? कर्म पर पड़ता है। कर्म भी मैंने यहाँ पे समझाया ना इस वाले को कि कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अभी मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाया ना बेटा। रवि ने पत्र लिखा। सकर्मक क्रिया कर्म के साथ जिसमें होती है, स मतलब साथ, कर्म के साथ जो क्रिया होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जो बिना कर्म के होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया की डिफिनेशन ऐसे समझने की कोशिश करिएगा बेटा कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। हम आपको दो एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। प्रवर अनु पढ़ता है, अनु पढ़ता है। ठीक है, एक हो गया। इसमें कहीं आपको दिख रहा है बेटा अनु पढ़ता है, यहाँ कर आपको पता है पढ़ता है, क्या पढ़ता है नहीं पता, ये इसमें कर्म नहीं हो रहा है, कर्म विहीन है, ये बिना कर्म के है, कर्म नहीं है, नहीं है। ठीक है। दूसरा अगर हम इसी को कहते हैं कि अनु पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, यहाँ कर्म युक्त है पुस्तक। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा, कह रहा है कि पहले में क्या बताया गया है, इन दोनों में पढ़ना क्रिया का प्रयोग किया गया है। किस ध्यान से देखिएगा बेटा, अनु पढ़ता है, कर्म नहीं है, अनु पुस्तक पढ़ता है। इन दोनों को पहले ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बेटा। पहले वाक्य में दोनों में क्रिया हो रही है, क्रिया तो दोनों में हो रही है, लेकिन पहले वाक्य में क्रिया, पहले वाक्य में जो क्रिया है वो अपने साथ कर्म लेकर नहीं आई है, इसलिए ये अकर्मक है, ये अकर्मक है, अकर्मक है, बिना कर्म के आई है। ठीक है बेटा। जबकि इस दूसरे वाक्य में वही क्रिया, ये जो पढ़ता है वही क्रिया अपने साथ कर्म लेके आई है। कर्म, कर्म का मतलब जो काम, अनु जो काम कर रहा है, ये तो करता हो गया ना बेटा, ये तो करता हो गया। अनु जो काम कर रहा है, कार्य तो कर रहा है, लेकिन जो काम कर रहा है वो कर्म क्या है, वो कर्म है। पुस्तक क्या है, कर्म है। ठीक है। यहाँ पर
कर्म लेके आई है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। क्रिया दोनों में हो रही है लेकिन इसमें कर्म नहीं है इसलिए ये अकर्मक है, और इसमें कर्म है इसलिए क्या है बेटा, ये सकर्मक है। क्लियर हुआ बेटा इतना? अकर्मक और सकर्मक में, सकर्मक में जो कर्म के साथ आए, स मतलब होता है, स का मतलब होता है साथ, स का क्या मतलब होता है बेटा, साथ, जो साथ में आए, सब, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं स प्लस कर्म, स प्लस कर्म, कर्म के साथ। मैंने यही चीज समझाने की कोशिश की है बेटा, यहाँ कर्म साथ है, ठीक है बेटा, यहाँ जो क्रिया हो रही है वो कर्म के साथ हो रही है और ये कर्म के साथ है इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? अब हम आपको समझाते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ठीक है बेटा, अकर्मक क्रिया, सकर्मक मैंने आपको समझा दिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक जैसे स प्लस कर्म, अ मतलब बिना, अ मतलब क्या होगा बेटा, बिना कर्म के। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वह क्रिया जो अपने साथ कर्म नहीं लाए, मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जो क्रिया अपने साथ कर्म न लाए, अर्थात जिस क्रिया का फल व्यापार कर्ता पर ही पड़े, जो कर्ता काम कर रहा उस पर ही पड़े, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, अकर्मक क्रिया। इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अ प्लस कर्म, बिना, अ मतलब हम समझ सकते हैं बिना, ठीक है, बिना कर्म की, जैसे मैंने यहाँ बताया स प्लस कर्म के साथ, अकर्म मतलब बिना कर्म के। इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करिएगा बेटा कि जिनमें कर्म नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म नहीं पाया जाता। ठीक है, यहाँ पे कर्म पाया जाता है और इसमें कर्म नहीं पाया जाता। यहाँ पे इसको ऐसे आप समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अंतर कैसे हो सकता है, कैसे आपको पता चल सकता है। जैसे उसका सिर खुजलाता है, ठीक है, उसका सिर खुजलाता है। यहाँ पे कोई क्रिया नहीं दिखाई दे रही है, कोई क्रिया दिखाई दे रही है बेटा, इसमें कर्म नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी, क्रिया तो दिखाई दे रही है लेकिन कोई कर्म दिखाई नहीं दे रहा है। इसको अगर हम दूसरे तरह से लिखते हैं, वह अपना सिर खुजलाता है, खुजलाता है। यहाँ पर आपको कर्म दिखाई दे रहा है। कर्म कहाँ हो रहा है? सिर पर। कर्म कहाँ हो रहा है बेटा? सिर पर हो रहा है। जो कार्य, जो खुजलाने का कार्य हो रहा है वो कहाँ हो रहा है बेटा? सिर पर हो रहा है। यहाँ पे कर्म नहीं दिखाई दे रहा कि कर्म कहाँ हो रहा है। क्रिया तो हो रही है लेकिन कर्म कहाँ हो रहा है ये पता नहीं चल रहा। लेकिन इसमें कर्म, सिर क्या है? कर्म, जो काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? सिर पर हो रहा है। ठीक है बेटा, अकर्मक, ये अकर्मक क्रिया कहलाएगी और ये क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है बेटा, एनी डाउट बेटा? दो चीजें क्लियर हो गई, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई ना बेटा? इसको आप एक ढंग से और समझने की कोशिश कर सकते हैं। हम आपको एक बार और बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि गिलास भरा है, गिलास भरा है। आपको इसमें दिख रहा है बेटा, कर्म हुआ है, कार्य हुआ है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि वो कार्य कहाँ हुआ है। इसको आप दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। हमने गिलास भरा है, हमने गिलास भरा है, हमने गिलास भरा है। हमने यहाँ पर कर्ता हो गया, ठीक है, कर्ता ने
क्या किया? गिलास भरने का काम किया। कर्म किस पे हुआ है? गिलास पर कर्म हुआ ना बेटा, गिलास पर ना कर्म हुआ, भरने का कार्य गिलास में किया गया है। तो ये कौन सी हो जाएगी? ये कर्म के साथ है और दूसरा कर्म के बिना है। पहला कर्म के बिना है और दूसरा कर्म के साथ है। अकर्मक और समकर्मक क्रिया क्लियर हो गई बेटा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भी बेटा दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक, एक कर्मक, दूसरा द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में तो कर्म होता ही है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया का मतलब होता है जहाँ एक कर्म होता है एक कर्मक, जहाँ दो कर्म होता है द्विकर्मक। अब आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसा कि मैंने हर बार एक ही चीज़ बताया है बेटा कि जो वर्ड होते हैं वो खुद ब खुद अपने आप को डिफाइन करते हैं, खुद ब खुद बताते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैंने हर बार यही समझाया है बेटा। जैसे यहाँ एक कर्मक है तो मतलब एक ही कर्म होगा, यहाँ द्विकर्मक है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है द्वि बता रहा है, गिनती बता रहा है तो द्विकर्मक होगा। क्लियर ना बच्चों? एक कर्मक जहाँ एक कर्म होता है, द्विकर्मक जहाँ दो कर्म होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मोहन तो खैर कर्ता हो गया, ये क्या हो गया बेटा? कर्ता हो गया। पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहा है तो इसलिए कर्म हो गया। एक कर्म दिख रहा है ना, मोहन कर्म कर रहा है, क्या करने का? पुस्तक पढ़ने का। अब बेटा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक समझ में आ गया बेटा, जिसमें एक कर्म हो एक कर्मक। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है, एक कर्मक क्रिया। ठीक है बेटा, इसको और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, रीना सब्जी काट रही है, या वह बाजार जा रहा है, वह पुस्तकों को उठा रहा है, कुछ भी हो सकता है। द्विकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि जहाँ दो कर्म, जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं, इसमें एक कर्म है, मतलब अब द्विकर्मक क्रिया में जाहिर सी बात है द्विकर्मक कह रहा है तो इसमें दो क्रिया होगी। ठीक है बेटा, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, मदारी, मदारी का मतलब जो खेल दिखाते हैं, मदारी बच्चों को खेल दिखा रहा है, खेल दिखा रहा है। बेटा ध्यान से देखिएगा, मदारी बच्चों को खेल दिखा रहा है। यहाँ तो मदारी जो शब्द है ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया कर्ता। मदारी शब्द क्या हो गया बेटा? कर्ता। ठीक है, यहाँ पर बच्चों और खेल, ये जो दिखा रहा है, जो क्रिया कर रहा है, वो किसको कर रहा है? खेल पे कर रहा है ना। क्रिया किस पे कर रहा है? खेल पे। और बच्चों को, मतलब जो खेल दिखा रहा है वो किसको दिखा रहा है? बच्चों को। यहाँ पे तो विभक्ति चिन्ह लगी हुई है, तो यहाँ बच्चों और खेल, बच्चों और खेल, ये दो कर्म दिख रहा है। ठीक है, एक कर्म है खेल और दूसरा कर्म है बच्चे। बच्चों को दिखाने के लिए खेल कर रहा है। मदारी बच्चों को खेल दिखा रहा है। एक कर्म दो कर्म, पहला कर्म खेल, दूसरा बच्चे। यहाँ पे दो कर्म है, दिखाई दे रहा है ना बेटा? सीधा सीधा दो कर्म, एक कर्म और दो कर्म। जहाँ दो कर्म हो उसे हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया मतलब होता है, इसकी डिफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं, दो कर्म होते हैं, वे द्विकर्मक क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई डिफिनेशन। हम अगला चैप्टर मीन्स अगला पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया ना क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और
सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। इतनी चीजें क्लियर हो गई बेटा, क्लियर हो गई ना बच्चों। आगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं ये हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। बेटा सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है, सबसे पहले आपने पढ़ा है कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, क्रिया की डेफिनेशन पढ़ी कि जो शब्द किसी कार्य के करने, कार्य के होने या किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, फिर क्रिया की विशेषताएं। पहले, क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकते। क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया लिंग वचन काल के अनुसार क्या होती रहती है, बदलती रहती है, इसलिए क्रिया एक विकारी शब्द है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है बेटा, अकर्मक क्रिया का मतलब जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक था कि सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, एक कर्मक और द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही बेटा, इसके आगे प्रयोग के आधार पर हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।